देखिए, अभी तक जो है हमने जो पढ़ा था वो काव्य शास्त्र के अब तक 3 बिंदुओं को हम पढ़ चुके हैं। जो 3 पॉइंट हैं काव्य शास्त्र के, उनको पढ़ चुके हैं। ये है टीजीटी। देखिए, अब तक जो है हमने 3 पॉइंटों को पढ़ लिया है काव्य शास्त्र के। पहला हमने पढ़ा है काव्य के लक्षण, फिर हमने पढ़ा काव्य के प्रयोजन, कल हमने पढ़ा काव्य का हेतु, और आज हम पढ़ेंगे गुण एवं दोष। तो इस तरह से भारतीय काव्य शास्त्र की आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? एक सेकेंड। अभी आप देख पा रहे हैं ना? स्क्रीन दिख रही है? जी सर। जी, थैंक यू। तो आज जो है, अब तक जो हमने पढ़ा था, ये 3 सिद्धांत हमने अब तक पढ़े भारतीय काव्य शास्त्र के। काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, गुण और दोष आज पढ़ेंगे। काव्य के लक्षण से हमने जानने की कोशिश की थी कि कविता क्या है, इस बारे में बात हुई थी। फिर काव्य प्रयोजन के अंतर्गत हमने जाना कि किस उद्देश्य से कोई रचना की जाती है, उद्देश्य क्या था रचना का। हाँ? काव्य लक्षण मतलब कविता क्या है, ये हमने पढ़ा था। और इस बारे में हमने बात करी थी कि कई विद्वान, जो संस्कृत के अलग अलग विद्वान काव्य लक्षण के बारे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं, है ना। भामा ने कहा था सबसे पहले शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये कहा था भामा ने कि शब्द और अर्थ के सहित भाव्य को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ये बात हमने काव्य लक्षण के अंतर्गत बहुत विस्तार से उस पर बात की थी। मैं इतना इसलिए आज बता रहा हूँ ये फिर से, कि ताकि हमें ये चीज़ें याद रहें थोड़ी बहुत, कि हमने किस संदर्भ से, किस चीज़ से कौन सी चीज़ समझी थी, किस चीज़ पे बात की थी। और काव्य प्रयोजन के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि कविता का जो है उद्देश्य, कविता का उद्देश्य क्या होता है ना, काव्य प्रयोजन। और काव्य हेतु के अंतर्गत पढ़ा था हमने कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिस कारण से हम या कोई कवि या कोई रचनाकार कोई रचना करता है ना। ये 3 चीज़ें अब तक कर ली गई थी। अगर हम इस क्रम को इसी क्रम में पढ़ेंगे, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र का ये जो सिलेबस में क्रम दे रखा है, अगर हम इसी क्रम से पढ़ें कि काव्य के लक्षण यानी काव्य क्या है, काव्य के प्रयोजन यानी काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है, काव्य हेतु मतलब काव्य किन कारणों से लिखा जाता है, और गुण एवं दोष यानी कविता में, काव्य में कौन सी चीज़ें गुण हैं और कौन सी चीज़ें दोष हैं, यानी किन चीज़ों का समावेश, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कविता में रहनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ हैं, दोष हैं, जो कविता या काव्य में नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से हम एक कविता या काव्य के पूरे
पूरी चीज एक स्वरूप को समझ पाएंगे कि ये पूरी तरीके से कविता के बारे में क्या बात करते हैं। देखिए, आज लोग जुड़े नहीं, मैंने आज बहुत सारी चीज़ें रखी थी समझाने के लिए और बहुत सारी बातें करनी थी, सबको बताना था कि कुछ समस्याएं आ रही थी बच्चों को, तो आज मुझे उन समस्याओं के बारे में बड़े विस्तार से बात करनी थी। क्लास में थोड़ा जो अब तक पढ़ा है उसको हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कैसे सहज और कैसे सामान्य बनाएं, हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो चीज़ कैसे अच्छे तरीक़ा से हमें वो समझ आए, इस बात को ध्यान में रख के आज मैंने कुछ चीज़ें लेके आया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने ज्वाइन किया है कि ये 2018 का, आप टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे या पीजीटी का? सर दोनों। अच्छा, दोनों। तो देखिए, ये जो टीजीटी का एग्ज़ाम पेपर है ये 2018 का है ना। मुझे किसी बच्चे का एक सवाल था, आज ग्रुप पे आया था, सर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि कोई बच्चा ये कह रहा था, कोई स्टूडेंट, कोई साथी हमारा ये कह रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनसफिशिएंट है, वो जितना हमें चाहिए, एज मच एज जितना हमको नेसेसरी उसकी ज़रूरत है वो उतना नहीं पढ़ा रहे हैं, और नोट्स जो हैं बहुत सीरियस नहीं हैं। चलिए, तो मैं सभी बच्चों को आज अगर जुड़े होते तो मैं उनको सबको बताता कि देखिए, मैं आपको और विस्तार से और डिटेल से और बड़ा करके पढ़ा सकता हूँ। मुझे तो पढ़ाना है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या आपको है, आपको कितना पढ़ना है। आप जितना कहेंगे मैं पढ़ाता जाऊँगा। आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन न छूटे। और ये जो काव्य शास्त्र है, ये काव्य शास्त्र बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और अगर से इस टॉपिक में आपने अच्छी पकड़ बना ली, आपकी अच्छी महारत अगर इसमें हासिल कर ली, मतलब आपने अच्छे से काव्य शास्त्र को समझ लिया, तो क्या होगा कि आप ना एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। क्योंकि जो सबसे कठिन विषय होता है, जो सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है, जिसको समझना आसान नहीं होता, अगर उसमें आप अच्छे से समझ लें उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छे से बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं ये दिखाने के लिए कि देखिए, ये टीजीटी 2018 का एग्ज़ाम है, पेपर है, और इसमें काव्य शास्त्र से जुड़ी ही कौन सी चीज़ें आई हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये आया है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए, है ना। तो क्योंकि अभी हमने जो है सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, और आज हम गुण और दोष की बात करते हैं। तो पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जो पहला विषय जो हमने पढ़ा है, पहला जो टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद हम जो है परंपरा संप्रदाय पढ़ते कि रस संप्रदाय क्या है, औचित्य संप्रदाय क्या है, ध्वनि संप्रदाय क्या है, रस अलंकार संप्रदाय। ये जो 6 संप्रदायों की बात की गई है भारतीय काव्य शास्त्र में, उन 6 के 6 संप्रदाय हैं काव्य शास्त्र के, ये उनका बहुत सामान्य सा परिचय है कि क्षेमेंद्र ने जो है औचित्य परंपरा का प्रवर्तक है, क्षेमेंद्र आनंदवर्धन ध्वनि के हैं, और ये जो 2 हैं भोजराज और जयदेव, इन लोगों ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया, है ना। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो 6 काव्य आचार्य हैं, संस्कृत आचार्य हैं, उनमें से क्षेमेंद्र का औचित्य था और आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय था। ये बहुत सामान्य सा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। जब हम उसको आगे पढ़ेंगे तो ये बात हमें स्वाभाविक रूप से यूं ही याद रह जाएगी, बड़ी आसानी के साथ, हमें इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए, अब ये इस तरह का प्रश्न आया, तो इस बार क्या हो सकता है 2022 के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये पूछ लिया जा सकता है कि अलंकार, यानी रस की बात आएगी तो भरत मुनि की बात आएगी, अलंकार संप्रदाय की बात करेंगे तो भामह की बात आ जाएगी। तो 6 में से किसी का पूछा जा सकता है, ठीक है, टीजीटी के अंतर्गत। फिर ये कितना, अब जब हम काव्य लक्षण पढ़ रहे थे और जब हम मम्मट की बात कर रहे थे, मैंने आपको ये बात कही थी कि देखिए, जब हम काव्य लक्षण पढ़ेंगे कि कविता क्या है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा मैंने ये मैंने पेपर देखा भी नहीं था कि 2018 में क्या पेपर आया है। मैंने अभी इस पेपर को देखा और मैंने ये बात पढ़ाते हुए आपको बताई थी कि मम्मट पे काव्य दोष, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, जब ये इन 3 विषयों के बारे में बात होती है
तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई आचार्य हैं संस्कृत के तो वो मम्मट हैं। और देखिए 2018 में ये पूछा गया कि तद दोषो शब्दार्थो सगुण वाला अंकृति ही पुनः क्वापी, यानी ये जो परिभाषा है सीधा सा सवाल पूछा गया है कि काव्य की परिभाषा ये किस आचार्य ने दी है। तो इस बात पे हमने लगातार बात की थी कि ये मम्मट की परिभाषा है ना। तो मैं और ये जो है काव्य शास्त्र से ये 2 प्रश्न 2018 में आए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर की बात है। और देखिए तीसरा एक क्वेश्चन और आया है कि कार्यत्री और भाव्यत्री प्रतिभा का उल्लेख किसने किया है। मैंने ये पेपर नहीं देखा था, लेकिन मैं पढ़ाते वक्त ये कह रहा था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सफिशिएंट है, वो इतना है कि उससे कोई चीज़ नहीं छूटेगी। अगर आप टीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और पीजीटी का, यहाँ तक कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो तुमसे छूट जाएंगी। अब देखिए आप खुद ही ये देखिए कि जब हम कार्यत्री और भाव्यत्री प्रतिभा की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए थे, कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। कल जब हम काव्य हेतु पढ़ रहे थे तो काव्य हेतु में ये बात आई थी कि काव्य हेतु में कौन सी ऐसे कारण हैं जो कविता को बहुत कविता करने के लिए किसी कवि को प्रेरित करते हैं या मतलब उसको कविता कराने का कार्य करते हैं। तो ये जो कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा की बात जो की थी, हमने कहा था ये राजशेखर ने प्रतिभा को 2 भागों में बांट दिया था। काव्य हेतु के तीन गुण थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये बात हुई थी कल। तो इस जो कल बात हुई थी उसमें से हमने ये बात बताई थी कि जो राजशेखर हैं, राजशेखर ने क्या, इन्होंने प्रतिभा को जो है 2 भेद किए थे। पहला भेद क्या किया था, कार्यत्री, और दूसरा भाव्यत्री। कार्यत्री का हमने ये संबंध बताया था कि ये जो कार्यत्री प्रतिभा है ये किससे संबंधित होती है, ये कवि से, यानी जो कविता कर रहा है, जो काव्य लिख रहा है, जो रचनाकार है, उसका इससे संबंध होता है ना। रचनाकार, एक सेकेंड, कोई जुड़ा है, तो ये जो बात हम कर रहे थे कि कल जो हमने पढ़ाया था उस बारे में बात कर रहे थे कि देखिए कार्यत्री और भाव्यत्री जो प्रतिभा है ये राजशेखर ने किया था, इसका बांटा था। कार्यत्री प्रतिभा की बात किसने की थी, किसके संबंध में की थी, राजशेखर ने ये बात करी थी कि ये जो कवि होता है ये कवि की प्रतिभा है। और भाव्यत्री प्रतिभा की बात जब हमने की थी तो किस बारे में बात की थी, ये हमने बताया था कि भाव्यत्री जो प्रतिभा है वो भावक में होती है, आलोचक में होती है, यानी जो पाठक है। क्योंकि हमने ये भी बताया था कि संस्कृत में जो भावक कहा जाता है वो आलोचक को या पाठक को कहा जाता है, तो भावक से ही बना है भाव्यत्री प्रतिभा। तो यानी ये कवि की नहीं बल्कि पाठक की, और जो कविता, जो काव्य का आनंद लेना चाह रहा है, जो उसको पढ़ रहा है, जो उसकी आलोचना करना चाह रहा है, ये प्रतिभा उसमें होनी चाहिए। जब ये दोनों प्रतिभाएं मिलती हैं तो क्या होता है, कवि बहुत अच्छी कविता करता है। देखिए इस प्रकार से ये सिर्फ एक प्रश्न, ये 45वां 45, और दूसरा जो बात की थी हमने अभी, वामन, ये परिभाषा आई थी मम्मट की, तद दोषो शब्दार्थो, ये वाली जो परिभाषा है मम्मट की परिभाषा, इसको हमने बहुत डिटेल में समझाया था हैं कि तद दोषो, कभी क्या होगी कि वो दोष से रहित होगी कविता, शब्दार्थ और शब्द और अर्थ का सहित भाव होगा, और सगुण अलंकारती, सगुण अलंकारती पुनः क्वापी, मतलब कभी कभी वो गुणों के साथ तो होगी, सगुण मतलब गुण होंगे उसमें, और जो अलंकृति हैं, ये जो अलंकार हैं, पुनः क्वापी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये अलंकार ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, कविता की जा सकती है। ये वाली जो परिभाषा हमने बात की थी, सदोष मतलब उसमें अदोष होंगे, दोष रहित होगी कविता, दोष नहीं होंगे, है ना। और सगुण होंगे यानी गुण होंगे उसमें, गुणों से युक्त होगी, गुण उसमें होंगे, शब्द और अर्थ का सहित भाव होगा, और
अलंकरंती, ये जो अलंकृत है यानी जो ये जो अलंकार हैं पुनः क्वापि, कभी कभी ऐसा होगा कि अलंकार न भी हों। अन अलंकृति, अगर हम गुण और यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, सगुण सगुण को अलग कर देंगे, अन अलंकृति को अलग कर देंगे, तो अन अलंकृति का मतलब होगा अलंकार नहीं होना। पुनः क्वापि, अलंकार नहीं होना कब? पुनः क्वापि, कभी कभी ऐसा होगा। पुनः क्वापि, कभी कभी ऐसा होगा कि वो अन अलंकृति भी होगा, अन अलंकार होगा उसमें, मतलब अलंकार हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात मम्मट कहते हैं, है ना। ये हम इसको अगर संस्कृत शब्द है ये, इसको अगर यहाँ तक तोड़ेंगे हम तो ये बनेगा सगुण, मतलब गुणों से सहित, और अन अलंकृति मतलब अलंकार न होना। अन अलंकृति, अन मतलब नहीं, ये नकारात्मकता का ये इस तरह से ये उपसर्ग है। अन अलंकृति, अन जो है नकारात्मकता को दर्शाता, नहीं को दर्शाता। तो ये जो अन होगा ये नहीं होगा क्या? अलंकार कभी कभी, पुनः क्वापि कभी कभी। अगर कभी कभी कविता में अलंकार न भी हो तो कविता क्या है? कविता हो सकती है जो जिसमें दोष ना हो, जो सगुण हो यानी गुणों से युक्त हो, और शब्द और अर्थ का सहित भाव हो। तो ये मम्मट की परिभाषा थी, इस बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की थी। और एक प्रश्न ये आया कि औचित्य संप्रदाय जो है वो कौन प्रवर्तक थे? तो देखिए अभी हमने संप्रदाय आपको पढ़ाई नहीं है। जब हम आपको संप्रदाय पढ़ा देंगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद रह जाएगा। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। आपको 6 जो संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय जो हैं, वो 6 के 6 संप्रदाय और उन 6 के प्रवर्तकों के नाम बड़ी आसानी से याद रह जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये पहला वो था। इस तरह से देखें तो ये जो था ये पहला संप्रदाय था, है ना। फिर जो है हम आपको जो है दूसरा पेपर दिखाते हैं, टीजीटी 2018 का ही। आप देखिए ये सेकंड पेपर है, ये पीजीटी 2018 का फर्स्ट पेपर है। तो अब ये आपको देखिए, अभी तक हमने जो 3 विषय पढ़े हैं उन 3 में से पहला जो है, देखिए अभी आप देखिए कि इनसफिशिएंट नहीं था जो हम पढ़ा रहे हैं, वो इतना है कि आपका एग्ज़ाम बिगड़ेगा ही नहीं। देखिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति, ये इसके सूत्रकार कौन है? देखिए कितना सामान्य सा क्वेश्चन है पीजीटी में कि विभाव और अनुभाव, ये जो रस का जो सूत्र दिया था ये भरत मुनि का सूत्र है। जब हम रस संप्रदाय पढ़ाएंगे तो इसको जो है बहुत आसानी के साथ, बहुत ही सामान्य तरीके से आपको ये याद रह जाएगा, है ना। इसके साथ में जब हम ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा कि अभिव्यंजनावाद है, क्रोचे की ये बात आपको बहुत आराम से याद रह जाएगी। सेक्रेड बुक्स, ये जो रचना है इसके बारे में आपको याद रह जाएगा। टी.एस. इलियट के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपसे। और देखिए रसात्मक वाक्यम काव्यम, जब हमने काव्य लक्षण पढ़े थे तब हमने ये बात कही थी क्या कि वाक्य का जो ये विश्वनाथ की जो परिभाषा है ये बहुत आसानी के साथ आज जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो ये उसमें आराम से मिल जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ भी ऐसा नहीं होगा। भावित्री प्रतिभा की जब हमने बात की थी, ये बात की थी कि ये जो है भाव किससे होगा? सहृदय पाठक से होगा, है ना, आलोचक। तो इस तरह से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें से छूट जाएगा आपका। फिर है ये सेकंड पेपर। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ते तो मैं उनको और बहुत अच्छे से इस बात को समझाता, हर चीज़ को एक्सप्लेन करता कि वो उनके लिए कुछ भी। देखिए काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और शब्द शक्ति, अविधा शब्द शक्ति। जब हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो ये तीनों शक्ति पढ़ेंगे, अविधा, लक्षण और व्यंजना, है ना। छंद की परिभाषा, ये छंद वर्णिक और मात्रिक छंद क्या होते हैं, ये बहुत आसानी से इस तरह के सामान्य से प्रश्न हैं। और जो हम पढ़ा रहे थे वो बहुत विस्तार है उसमें। तो इस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से देखें तो जिस बच्चे ने ये या जिस साथी ने ये बात कही थी कि इनसफिशिएंट हैं ये हमारे नोट्स, तो एक बार आप इनको थोड़ा ध्यान से समझें और पढ़ें, और क्लास में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं आपको मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये भी कहने वाला था कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सवाल का उत्तर
जो आपको समस्याओं से कल अगली क्लास में बहुत आसानी से समझा सकूं। तो इस तरीके से चलिए, कल सब लोग जुड़ेंगे तो उनको एक बार इस बारे में बातचीत, परसों जब जुड़ेंगे तो सबसे बातचीत होगी। फिलहाल हम अपने विषय की तरफ लौटते हैं। आज जो हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। ठीक है, काव्य गुण क्या है? तो कविता जब हम करते हैं, जब कोई काव्य रचना करते हैं जब हम, तो उस काव्य में, उस कविता में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कविता सुंदर हो, अच्छी लगे? तो कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें से ही एक है गुण, काव्य गुण। ये जो काव्य गुण है, इसका मतलब होता है कि दोष भाव, मतलब दोष का अभाव, यानी उसमें क्या है, दोष नहीं होने चाहिए, कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगा, काव्य गुण का मतलब होगा कि वो दोष से रहित है, मतलब उसमें दोष नहीं है, दोष का भाव नहीं है, दोष का अभाव है। शोभाकारी, शोभाकारी का मतलब होता है कि वो जो है शोभा बढ़ाएंगे, किसी चीज़ को क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे, है ना। दोष का क्या होगा, अभाव होगा। अभाव मतलब कमी होगी, यानी वो नहीं होगा, बिल्कुल दोष नहीं होना चाहिए। दोष मतलब होता है कोई फॉल्ट, कोई कमी, कोई खराबी, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। जो दोष से रहित है, गुण कैसा होगा, गुण मतलब उसमें कोई दोष नहीं है ना। शोभाकारी, आकर्षक धर्म। तो जब कोई कविता में गुण होगा तो वो क्या करेगा, एक तो दोष नहीं होगा उसमें, और एक वो शोभा, शोभा मतलब किसी चीज़ की ब्यूटी बढ़ाएगा, सुंदर करेगा उसको, ब्यूटी को बढ़ाने वाली चीज़ होगी गुण। मतलब किसी चीज़ को, कोई गुण अगर होंगे तो वो कैसे होंगे कि एक तो उसमें दोष नहीं होंगे, वो सुंदर दिखेगी चीज़, है ना, वो ब्यूटीफुल होगी, किसी चीज़ को अच्छा बनाएगी। कविता को दोष, गुण क्या होते हैं, दोष मुक्त करते हैं और सुंदर बनाते हैं। इसके साथ क्या करते हैं, वो आकर्षक धर्म, मतलब किसी चीज़ को इतना आकर्षित बना देते हैं कि लोग उसकी तरफ, मतलब कोई एक बार कविता पढ़ना शुरू करे, कोई काव्य पढ़ना शुरू करे, या कोई रचना, कोई उपन्यास, कोई कविता, कोई कहानी, कोई भी चीज़ अगर वो पढ़ेगा तो उसमें इस तरह की अच्छी चीज़ें होंगी कि वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, मतलब अट्रैक्टिव बनाएगी, वो अपनी तरफ खींचेगी उस चीज़ को। ये जो है, ये जो सारी चीज़ें होंगी कविता में, वो क्या होंगे, काव्य के गुण होंगे। अब ये क्या है गुण, ये हम आगे समझाएंगे। अभी सिर्फ आप इस शब्द का अर्थ समझो कि गुण का मतलब होता है कि दोषों का अभाव हो, शोभाकारी, सुंदर, यानी कोई चीज़ ब्यूटीफुल बना रही हो, अच्छी लग रही हो, हाँ, और वो आकर्षक हो, मतलब अट्रैक्टिव करती हो, वो हमें पढ़ने के लिए मजबूर करे, हम अगर उसे पढ़ें तो हमें अच्छा लगे पढ़ने के बाद। तो ये जो चीज़ होगी, ये काव्य के गुण होंगे। काव्य में अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, अब वो क्या होगी ऐसी चीज़, अभी हम ये आगे पढ़ते हुए समझेंगे कि गुण क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें गुण होते हैं। पहले हम सिर्फ गुण शब्द का अर्थ समझते हैं, है ना। तो भरत मुनि, अब ये भरत मुनि क्या कहते हैं इस बारे में कि जो दोष हों, दोष का विपर्य गुण है। अब ये जो शब्द है, देखिए, दोष का विपर्य गुण, भरत मुनि के हिसाब से हम इसको थोड़ा समझें कि दोष का विपर्य का अर्थ क्या है, विपर्य से मतलब क्या है ना। ये जो विपर्य शब्द है, विपर्य शब्द किस अर्थ को रेखांकित करता है? विपर्य, विपर्य का मतलब होता है विपरीत। विपरीत मतलब हो गया किसी चीज़ का उल्टा, है ना। यानी गुण क्या है, अच्छी चीज़ है, और दोष क्या है, बुरी चीज़ है ना। तो वो कह रहे हैं कि गुण क्या है, दोष के विपरीत है, दोष के उल्टा है, मतलब बुरी चीज़ के खिलाफ है। जो बुरी चीज़ है उसके विपरीत है, उसके उल्टा है। यानी क्या हुआ, यानी इनके अर्थ से क्या अर्थ निकला, विपर्य से मतलब क्या हुआ कि गुण कोई अच्छी चीज़ है। गुण क्या हुआ, कोई अच्छी वस्तु है या अच्छी कोई चीज़ है जो गुण कही जाएगी। गुड, गुड है, कोई बैड नहीं है वो, है ना। गुड, गुड है, कुछ अच्छा है, यानी दोष के विपरीत है। विपर्य का मतलब होता है उल्टा। अब ये विशेषण विपर्य की भी कहानी कविता में चलती है। ये विशेषण विपर्य क्या है, ये अलग से हम जब आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, है ना।
जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब हम इसको और बहुत डिटेल में समझाएंगे कि विपर्य कभी कभी किसी चीज़ में अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है। क्योंकि जब हम छायावादी कविता पढ़ते हैं तो छायावादी कविता में विशेषण विपर्य है। एक शब्द मिलेगा आपको छायावादी कविता पढ़ते हुए, विशेषण विपर्य है। ये जो विशेषण विपर्य है ये छायावादी कविता में बहुत मिलेगा। तो ये विशेषण विपर्य क्या है छायावादी कविता में, ये जब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे ना तब वो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कभी कभी कविता में विशेषण विपर्य का प्रयोग करके कविता को सुंदर भी बनाया जाता है ना। फिलहाल हम इस सिर्फ विशेष विपर्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ हमने ये समझा कि विपर्य का मतलब हुआ उल्टा। तो भरत मुनि के अनुसार क्या हुआ, दोष का विपर्य गुण है, यानी दोष के खिलाफ, यानी दोष का जो उल्टा है वो गुण है, यानी कोई अच्छी चीज़ है। दोष बुरी चीज़ है और बुरी का विलोम क्या होगा, विलोम मतलब होगा अच्छा। तो इस हिसाब से गुण का मतलब हुआ कोई अच्छी चीज़ है भरत मुनि के अनुसार। दोष क्या है, काव्य शोभा का विघातक है। विघातक मतलब उसको क्या करता है, बुरा, घातक है मतलब नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी कविता में दोष होगा तो कविता को क्या होगा, विघातक मतलब उसको चोट पहुंचेगी, यानी कविता खराब हो जाएगी। कविता का विघात मतलब कविता को बुरा बना देगा दोष। लेकिन गुण क्या करेगा साथ में, गुण काव्य का सौंदर्य का विधायक है। विधायक मतलब होता है किसी चीज़ को और तेज और बढ़ा देना, यानी जो सौंदर्य है, ये जो ब्यूटी है, ये गुण अगर किसी कविता में आ जाएंगे तो ये जो ब्यूटी है कविता की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मानो किसी ने कविता अच्छी लिखी है ना, अच्छी कविता लिखी, जो अच्छी कविता है उसमें गुण और जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी, है ना। और भी अच्छी मतलब और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। उसमें ब्यूटी क्या होगी, उसका सौंदर्य क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा। सौंदर्य जो है उसमें अधिक हो जाएगा गुणों के आने से। ये जो गुण हैं इनके आने से कविता क्या हो जाएगी, और भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से ये बात कर रहे हैं भरत मुनि, ठीक है। और गुण की ये सवाल आ सकता है कि गुण की प्रतिष्ठा, गुण पे सबसे ज़्यादा जोर, ये सबसे ज़्यादा बात किसने की, तो वो है आचार्य वामन, है ना। जब हम रीति संप्रदाय पढ़ेंगे, देखिए गुण, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इनको छोड़ के गुण और दोष की जब बात होगी तो हम जब संप्रदाय पढ़ेंगे, रीति संप्रदाय, वामन का कौन सा संप्रदाय, एक जब हम 6 संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे के काव्यशास्त्र में के जो और टॉपिक हैं भारतीय काव्यशास्त्र के, उसके अंतर्गत जब हम रीति संप्रदाय जब हम पढ़ेंगे, ये रीति है, रीति है ना, ये जो रीति संप्रदाय जब हम पढ़ेंगे तो हम ये बात और अच्छे से पढ़ेंगे कि वामन कैसे गुण और रीति को एक अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, है ना। वो विस्तार है, वो बहुत बहुत गहरी चीज़ है, उसको वहीं समझेंगे, आसानी से समझेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ क्या समझने की कोशिश करते हैं, अभी हम सिर्फ गुणों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक, वैसे हमें गुण पढ़ने तो रीति संप्रदाय के बाद पढ़ने चाहिए थे। उससे क्या होता, अगर हम रीति संप्रदाय पहले पढ़ लेते तो गुण को समझना थोड़ा और आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में गुण पहले लगाया हुआ है तो गुण को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सिर्फ हम सामान्य रूप से अभी गुण को ही समझने की कोशिश करते हैं कि गुण है क्या, है ना। जब रीति संप्रदाय को जब विस्तार से पढ़ेंगे तो तब हम इसको और थोड़ा अलग अलग समझ लेंगे कि रीति और गुण में क्या अंतर है। फिलहाल हम रीति की बात नहीं करते क्योंकि इससे तुम थोड़े उलझ जाओगे, थोड़ी समस्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगा। पहले हम गुण की ही बात कर लेते हैं, है ना। तो वामन के अनुसार क्या है कि गुण जो है काव्य की मूल शोभाकारक के तत्व है, यानी जो कविता है, कोई काव्य है, काव्य का क्या है, काव्य में जो सौंदर्य बढ़ाएगा, यानी जो कविता को सुंदर बनाएगा, कविता में जो सुंदरता आएगी, यानी पढ़ के वो हमें अच्छी लगे, उसके मूल गुण क्या है, उसके मूल है गुण। अगर कविता में गुण होंगे, वामन कह रहे हैं कि ये जो गुण है ये मूल है कविता के सौंदर्य को बढ़ाने का। ये जो सौंदर्य बढ़ेगा किसी कविता में, ये किससे आएगा, कविता में गुणों से आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अगर कविता में गुणों का अच्छा प्रयोग है, गुणों का सही प्रयोग किया गया है, तो इससे कविता में क्या है, सौंदर्य बढ़ जाएगा, कविता का सौंदर्य और बढ़ जाएगा, कविता और भी अच्छी लगने लगेगी हमें पढ़ने में
और समझने में, है ना। हम कविता को बार बार पढ़ेंगे क्योंकि उसमें गुणों की अच्छी खासी, यानी ये जो हैं कारक हैं, मतलब यही गुण को बनाने का, सौंदर्य को बढ़ाने के जो गुण हैं ये मूल कारक हैं। और कहते भी हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण। काव्य की शोभा, है ना, बढ़ाने में, करने में गुण क्या है? धर्म है, यानी मूल है। धर्म मतलब होता है उसका सबसे ज़रूरी चीज़ है गुण, किसके? कविता के शोभा को बढ़ाने में। ये वामन की परिभाषा है, हैं? काव्य की शोभा को संपादित करने वाला तत्व या विशेषता काव्य गुण है, ये बात हो गई। ठीक है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन कहते हैं अब ये आनंदवर्धन ने क्या कहा? ये कहते हैं कि गुण कोई अपने आप में कोई स्वतंत्र चीज़ नहीं है। कहते हैं जैसा रस होता है कविता में, वो अपना भी रस के अंतर्गत आ जाते हैं गुण। अब जब हम रस सिद्धांत पढ़ेंगे, रस संप्रदाय जब भरत मुनि पढ़ेंगे, तो तब हम ये रस के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे कि रस सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण कैसे है, कैसे रस में ही अलंकार और गुण आ जाते हैं, है ना। फिलहाल हम आनंदवर्धन की ये बात याद रखते हैं कि ये क्या करते हैं, गुणों का अलग से कोई अस्तित्व नहीं मानते। अस्तित्व मतलब कोई उनका अलग से कोई अलग से कोई खास चीज़ नहीं है, वो कोई उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, हैं? वो रस में ही आ जाते हैं, रस पे ही आश्रित होते हैं। रसाश्रित का मतलब होता है रस पर आश्रित, यानी रस में ही मिले हुए, रस पे ही डिपेंड करते हैं। जो रस है उसी पे डिपेंड करते हैं गुण। और वे गुणों को क्या कहते हैं कि गुणों में सब कुछ जो है ना सिर्फ तीन है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब ये माधुर्य, ओज और प्रसाद क्या है गुण, इनको हम आगे अभी समझेंगे अच्छे से, है ना। तो मम्मट और विश्वनाथ भी यही मानते हैं, ठीक है, कि तीन गुण हैं और गुणों का कोई अपने आप में अलग से अस्तित्व नहीं है। गुणों की संख्या के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, इस बात को थोड़ा याद रखें। सॉरी, ये भारत लिख गया है, भरत यहाँ भरत होना चाहिए था, ये गलती से लिख गया है, आका डंडा लग गया है इस पर भरत, तो ये भरत होगा, है ना। आप इसको सही कर लीजिएगा, भारत नहीं लिखिएगा, ये भरत मुनि है। तो भरत मुनि और दंडी ये क्या करते हैं, ये दोनों कहते हैं कि जो गुणों की संख्या होती है वो 10 होती है ना। अब ये 10 गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि ये 10 गुण मानते हैं। और 10 गुण उनके अनुसार कौन कौन से हैं कि जब आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे, लेकिन फिलहाल अगर बताने वाले हैं तो एक श्लेष को बात करेंगे, ये फिर प्रसाद की बात करेंगे, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, शक्ति, है ना, अर्थ और उदारता और कांति। ये 10 नाम है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उतना एग्जाम में आएगा भी नहीं, बाद में हम थोड़ा सा और भी पढ़ा देंगे इस बारे में। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दंडी और भरत मुनि दोनों ही 10 मानते हैं गुणों की संख्या। वामन ने 20 माने। वामन 20 क्यों मानते हैं कि वो कहते हैं 10 गुण होते हैं और 10 दोष होते हैं, वो दोनों मिलके 20 हो जाते हैं, है ना। तो और भोज ने 24 कहे। अब ये भोज को याद रखना है कि इन्होंने गुणों की संख्या 24 तक ले जाते हैं। भरत मुनि और दंडी 10 की बात करते हैं, वामन 20 की बात करते हैं, भोज जो है 24 की बात करते हैं। और 24 में भी ये क्या कर देते हैं, 72 बना देते हैं। कैसे? कहते हैं कि जो 24 बाह्य और 24 आंतरिक हैं, मतलब 24 तो बाह्य गुण होते हैं, बाह्य गुण मतलब जो शब्द और शब्द हैं उसके संदर्भ में, और ये अर्थ के अभ्यंतर, अर्थ के संबंध में, और वैश्विक मतलब पदार्थ के अर्थ के बारे में। ये इसको थोड़ा बाद में आपको समझाएंगे कि ये वैश्विक और अर्थ अभ्यंतर, ये आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये बहुत विस्तार हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। इसी दृष्टिकोण से रख के बस आपको इतना याद रखना कि भोज 24 मानते हैं और इन तीनों को मिला के वो 72 की बात करने लगते हैं। और अग्नि पुराणकार जिसने अग्नि पुराण लिखा उन्होंने 18 गुण माने, ठीक है। कुंतक ने गुणों का इन सबसे भिन्न दृष्टिकोण रखा है। गुणों की बात में अगर सबसे भिन्न दृष्टिकोण है तो वो उस कुंतक का आता है, और कुंतक सिर्फ 2 गुणों की बात करते हैं, औचित्य और सौभाग्य की, है ना। मम्मट ने भी 10 गुणों का खंडन कर दिया। मम्मट 10 गुणों की बात नहीं करते, मम्मट कहते हैं कि सिर्फ 3 ही गुण हैं। ये आनंदवर्धन का ही समर्थन करते हैं, है ना। इसके बाद में जो भारतीय हिंदी के जो कवि थे मध्यकालीन, जिसमें देव का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देव कहते हैं भरत और दंडी के जो 10 गुण थे उन्हीं को क्या कहते हैं, उनमें 2 और मिला देते हैं, चमक और अनुप्रास, और इसको मिलाकर ये 12 गुण बताते हैं। तो इस शब्द को, इसको आपको देव को विशेष रूप से याद रखना है कि 12 गुणों की बात करते हैं भरत मुनि और दंडी में 2 मिला के, और ये 2 कौन से मिलाते हैं, चमक और अनुप्रास। एक प्रकार से ये अलंकार की तरह काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसको गुण कहते हैं तो इसलिए 12 बता देते हैं। और ये हिंदी के मध्यकालीन हिंदी के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं देव, है ना।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग में क्या कहते हैं कि गुणों को अलग से अपना इनकी कोई सत्ता नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये रस पे ही आश्रित होते हैं। रस पे आश्रित हमने सबसे पहली बात किसकी कही थी कि ये आनंदवर्धन है ना, रस पे आश्रित मानते हैं। और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या मानते हैं, रस पे ही आश्रित मानते हैं। और श्याम सुंदर दास इसे शैली के अंतर्गत मानते हैं, मतलब किसी स्टाइल के अंदर। ये शैली क्या है, इस शब्द को और अच्छे से हम जब रीति संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ये क्या है ना। और अंत में अब हम आते हैं कि मम्मट आनंदवर्धन ने जिन 3 गुणों की बात करी, कौन कौन से 3 गुण थे, अभी एक बार हम आपको इनको बता देते हैं। 3 गुण, माधुर्य, दूसरा बन रहा है ओज, और तीसरा जो था प्रसाद। ये जो 3 गुण हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन्हीं 3 गुणों की सबसे ज़्यादा क्या हुई, सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों को सर्वसम्मति, यानी सब ने समान सम्मति से, समान बुद्धि से, सबकी सहमति से इन 3 ही गुणों को ज़्यादातर माना है सबने। अब इस तहत के इसके अंतर्गत हम जो सबसे पहला गुण पढ़ेंगे वो माधुर्य गुण पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो माधुर्य गुण है ये क्या है, सबसे पहले चलिए माधुर्य गुण को ही समझते हैं, क्योंकि पहले इसी की बात की गई है तो हम इसे ही समझने का प्रयास करते हैं। देखो, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। ये भाववाचक संज्ञा होती है माधुर्य, है ना। मधुरता, जो मधुरता बना है मधुर शब्द में ता जोड़ के, भाववाचक बना के, और मधुर का मतलब होता है मधु। मधु बना है, मधुर बना है मधु से, और मधु का मतलब होता है शहद, हनी, जिसको कहते हैं ना हनी। हनी जो है यानी जो शहद है, शहद के समान जो मीठा है वही क्या है, मधुर है। बिल्कुल जो शहद की तरह, हनी की तरह जो मीठा है वो क्या है, वो मधुर है। और मधुर से बना माधुर्य, और माधुर्य का मतलब ही क्या हुआ, एक किस्म से जो बहुत मीठा है, यानी जो शहद की तरह मीठा है, जिसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यही माधुर्य है। यानी ऐसा गुण जिसको कविता में पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे, बहुत मीठा महसूस हो। यानी श्रुति सुखदा, श्रुति मतलब होता सुनना, है ना। सुखदा का मतलब हुआ था, सुखदा का मतलब हुआ, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनने में, है ना, सुनना। ये जो सुनना है ना, श्रुति मतलब सुनने, सुनने में क्या लगे, जो सुखद हो, सुखद यानी अच्छा लगे। सुखद मतलब होता है किसी चीज़ से आपको अच्छा लगे, खुशी हो, सुख महसूस हो, बुरा ना लगे। अगर किसी कविता को पढ़ते में आपको, कविता को सुनते में आपको मीठा लगे, अच्छा लगे, सुख प्राप्ति हो, इस तरह का गुण अगर होगा कविता में तो वो क्या होगा, माधुर्य गुण होगा। आगे कहते हैं कि समास रहिता। समास मतलब होते हैं, जब हम समास पढ़ेंगे व्याकरण में तब ये समझेंगे कि समास क्या है। समास से क्या होगा, रहिता, यानी समास नहीं होंगे, उसमें बहुत कम होंगे समास। यानी समास का मतलब होता है जब 2 शब्दों को मिलाकर एक जगह लिख दिया जाता है ना। संधि और समास वो जो उस तरह का जो तरीका होता है शब्दों को लिखने का, समास और संधि के तहत, यानी शब्द जो है मिले हुए नहीं होंगे, समास से रहित होंगे, है ना। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है किसी चीज़ को आर्द्रित कर देना, मतलब नम कर देना, नमी ला देना, किसी चीज़ में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाना। चित्त को, चित्त मतलब होता है मन, हमारा जो मन है, चित्त को द्रवित कर देना, मतलब भाव विभोर कर देना। हमारे मन में बहुत कहते हैं ना, मासूम से भाव आ गए, हम बहुत ज़्यादा भाव में बह गए, है ना, फीलिंग आ गई हमारे अंदर बहुत अच्छी। ये जो द्रवित हो गए, हम सराबोर हो गए भावों से, ये इसकी विशेषता है माधुर्य की। भावमयता मतलब भाव आ जाएंगे। ये साहिब सारे शब्द जो हैं वो इसी बात को दर्शाते हैं कि माधुर्य गुण में क्या होगा, मीठापन होगा, बहुत सुनने में अच्छे लगेंगे, जो समाज से रहित होंगे, है ना। ऐसी जो कविता होगी
वो किन गुण से भरपूर होगी? माधुर्य गुण से। तो देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार जिस रचना को पढ़कर या कविता को पढ़कर या सुनकर हृदय में द्रुति उत्पन्न हो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। और द्रुति का अर्थ होता है पिघलना या द्रवित हो जाना, यानी आपके मन में भावों का भर जाना, आपको बहुत अच्छा महसूस हो। ऐसी कोई कविता होगी तो वो क्या होगी? माधुर्य गुण से भरी हुई होगी। और माधुर्य गुण किस किस में होगा? श्रृंगार रस में होगा, करुण रस में होगा और शांत रस में होगा। माधुर्य का विशेष रूप से प्रयोग, माधुर्य गुण का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे हम श्रृंगार में, करुण में और शांत रसों में, है ना। ये इनके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सही गुण है, श्रृंगार रस के लिए, करुण रस के लिए और शांत रस के लिए। यानी हम जब कोई श्रृंगार की कविता करेंगे या हम करुण मतलब होता है करुणा, दुखी, कोई जो मन में हमारे में करुणा जागृत कर दे, और शांत, हमें बिल्कुल एकदम से शांत हो जाए, हम बिल्कुल शांत चुप हो जाएं, ऐसा पढ़ के। ये जो 3 प्रकार के भाव रस होंगे इनमें हम माधुर्य गुण का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखेंगे। भरत मुनि के अनुसार माधुर्य का अर्थ होता है श्रुति मधुरता, यानी जो सुनने में मधुर लगे। दंडी के अनुसार होता है रसमयता, यानी रस से संपन्न, यानी हम रस से भर जाएं। वामन, ये बानन हो गया, वामन, सॉरी आज बहुत गलती हो गई है PDF में। तो ये जो वामन है, ये माँ होगा यहाँ पे। तो ये जो वामन है, वामन के अनुसार उक्ति वैचित्र। अब ये उक्ति वैचित्र क्या है, इस शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। उक्ति वैचित्र, तो उक्ति वैचित्र का मतलब होता है, उक्ति मतलब होता है कोई कथन। जब आप कुछ कहते हैं, कोई बात, है ना, जब कोई बात होती है, जब कुछ कहते हैं आप, तो वो जो कथन होता है, वो जो कवि ने कहा है, उसको उक्ति कहते हैं। और वैचित्र का मतलब हुआ कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से कही गई बात हो, है ना। क्योंकि हर कोई तो एक सी बात नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो सब सामान्य होती है, सबको पता होता है। लेकिन जब कवि उस बात को कहता है, कवि के यहाँ क्या होता है, वही सामान्य सी जो बात है, सामान्य बात कवि के यहाँ क्या हो जाती है, जब कविता में आती है तो कविता में कवि क्या कर देता है, उस बात को विशेष बना देता है। और ये विशेष कैसे बनाता है? अपने व्यक्ति उक्ति वैचित्र से, है ना। ये जो वैचित्र है इससे बना देता है, वो कुछ विचित्र तरीके से है, वैचित्र तरीके से, कुछ अलग ढंग से कहता है उसको, जिससे क्या है, वो हमें सुनने में थोड़ी अच्छी लगती है ना। जैसे किसी ने कहा कि सर ये तो बहुत कठिन है TGT का सिलेबस, तो दूसरे ने कहा कि कठिन तो नहीं है लेकिन आसान नहीं है। अब किसी ने कहा कठिन है ना, कठिन मतलब बहुत मुश्किल है, ये सामान्य सी बात है कि भाई देखिए बहुत मुश्किल है TGT को, PGT को, एग्ज़ाम को निकालना। लेकिन किसी ने कहा, उसको बदल दिया, नए ढंग से कह दिया कि आसान नहीं है, मतलब मुश्किल तो है, मुश्किल की नहीं कहूँगा मैं कि मुश्किल है या नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा आसान नहीं है। अब जिसने दोबारा अलग तरीके से घुमा के कह दिया इस बात को, तो इस तरह से जब कोई बात कही जाती है तो वो उक्ति वैचित्र कहा जाता है ना। मम्मट के अनुसार आह्लादकता होती है, मतलब हमारे हृदय में क्या है, आह्लाद उत्पन्न कर देती है जब कोई माधुर्य गुण होता है ना। और ये श्रृंगार रस को द्रवित करता है। आह्लादकता मतलब हृदय में आह्लाद उत्पन्न कर देना, मतलब कोई खुशी भर देना। आह्लाद मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को पढ़ के। अब हम पढ़ते हैं कि ये तो हो गई बात कि वो क्या करेगा, सुनने में अच्छा होगा, रस होगा, उक्ति वैचित्र होगा वामन के अनुसार, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये माधुर्य गुण है? तो माधुर्य गुण का व्यंजक मतलब होता है व्यंजन, है ना। व्यंजक मतलब होता है जो व्यंजन है, एक सेकेंड, तो ये जो व्यंजन है, देखो व्यंजन हमारी वर्णमाला में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं ना। ये तो आपने पढ़े ही होंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर जो आ से होते हैं और का के बाद से जो शुरू होते हैं वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये जो स्वर और व्यंजन है, उसी को व्यंजन को
व्यंजक मतलब उसमें कविता माधुर्य गुण में कौन से व्यंजक होंगे, कौन सी जरूरी चीज़ें होंगी व्यंजन में, उसी को केंद्र में रख के ये व्यंजक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उसमें क्या होगा, है ना। तो व्यंजक के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, सभी वर्गाक्षर। वर्गाक्षर का मतलब होगा कि जितने भी वर्ग हैं, जब हम आपने ये वाली बात आपने पढ़ी होगी कि देखिए जब हम व्यंजन में पढ़ते हैं तो देखो कौन से वर्ग होते हैं, का वर्ग होता है एक तो, है ना। तो ये जो का वर्ग है इसमें क्या आता है, क ख ग घ, ये यहाँ तक जो लिखे जाएंगे क ख ग घ ना, ये कौन सा वर्ग है, ये का वर्ग है ना। तो ये जो का वर्ग है, ऐसे ही और वर्ग हैं क ट ता पा, ये जो 5 वर्ग होते हैं, उन 5 वर्गों में से ये जो 5 वर्ग हैं कवि हिंदी साहित्य में, वो हिंदी भाषा में ये जो 5 वर्ग हैं, उन वर्गों में से टा वर्ग को छोड़कर का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, है ना। ये जो टा वर्ग है, इस वर्ग को छोड़कर, अगर वर्ग नहीं समझ आते हैं कि वर्ग क्या है, अगर आपने इस तरह से व्याकरण नहीं पढ़ी है, तो जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इस बात को भी समझाएंगे कि वर्गों को कैसे विभाजित किया जाता है ना। तो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सारे वर्ग होंगे माधुर्य में, लेकिन ये टा वर्ग नहीं होगा, है ना। ट ठ ड ढ ण, ये वाला जो होगा ट ठ ड ढ ण, ये वर्ग नहीं होगा। क ख ग घ ग न, च छ छ छ ज न, ता था दा धा न, और ये पा फा बा मा, ये जो वर्ग हैं ये 5 वर्ग, 4 वर्ग होंगे, लेकिन ये ट ठ ड ढ न वाला वर्ग नहीं होगा, है ना, माधुर्य गुण में। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का मतलब होता है 2 अक्षरों को मिला के लिखने वाले संयुक्त अक्षर, यानी 2 अक्षरों को मिला के जब कोई लिखा जाता है अक्षर, ऐसे वर्गों का भी अभाव होगा, ऐसे अक्षरों का भी, है ना, ठीक है। और पंचमा अक्षर, जो पंचम अक्षर या अनुसार होगा, जैसे अंग, अनंद, चुंबन, संशय, ये हो सकती हैं, ये भी क्या होंगे, कमी होंगे, लेकिन ये हो सकते हैं। इसके साथ में र न, जैसे रवि, परिणित, ये भी होंगे, है ना। णा की जगह वैसे मुख्य रूप से जो प्रयोग होगा वो ना प्रयोग होगा, है ना, ना। इसकी जगह खासकर ये जो ना अणा है, ये मध्यकालीन जो कविता है उसमें ना की तरह प्रयोग होता है ना, इसलिए ये अणा भी शब्द आ जाता है। और समास का अभाव होगा, ये बात हम लगातार कर रहे थे पहले ही, जब हम बहुत ध्यान से इस बात को देख रहे थे कि समास क्या होगा, समास से रहित होगा माधुर्य गुण। ये जो समास रहित है इसकी बहुत ज़्यादा कमी होगी माधुर्य गुण में। ये बात यहाँ भी हम जब व्यंजक के तौर पे याद कर रहे हैं तो समास का अभाव होगा। अगर समास होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत कम होंगे। उदाहरण के तौर पे देखें, वरदे वीणा वादनी वरदे, नभ गति नभ लय ताल छंद नभ, नबल कंठ नभ जलद मंद रव, नभ नभ के नभ विहंग वृंद को, नभ पर नभ स्वर दे। ये जो उदाहरण है ये क्या है, ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। बहुत प्यारी तरीके से, बहुत अच्छे से कि वीणा वादनी, हे सरस्वती वीणा वादनी, हमको ऐसा वर दे, कोई ऐसा कोई मतलब वर, मतलब हमें कोई ऐसी वर दे जिससे क्या हो कि नव गति, नई गति मिले हमें। कोई नहीं जुड़ा, तो इस तरह से जो होगी ये माधुर्य गुण का एक किस्म से उदाहरण है ना। इस बात को हम समझें, ठीक है। फिर इसके बाद ओज गुण क्या होता है। ओज का अर्थ होता है मतलब कोई बात बहुत तेज तरीके से, बहुत जोश से, कहते हैं ना, बहुत जोश के साथ जब कोई बात कही जाती है जिसमें बहुत उत्साह होता है, वो ओज गुण की पहचान होती है। कोई कविता होती है वीर कविता, वीर रस की कविता जो होती है, सुन के हमें बहुत ओज आ जाता है, हमें जोश आ जाता है। इस तरह की जो कविता होगी, कविता में इस तरह का जो गुण होगा वो ओज गुण कहलाएगा, है ना। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेग, ये जो शब्द हैं, ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए, हमें जोश भर जाए, है ना। हम कहते हैं ना, हम
हमारे अंदर एक अलग सी शक्ति आ जाए, हम जोश में आ जाएं, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसी कविता पढ़ के जो हमारे अंदर भाव आता है, ये ओज गुण से आता है ना। वीर रस जिसमें होता है, कौन कौन से रस होते हैं, वीर होता है, रौद्र होता है, भीभत्स रस हो, इसके लिए हम ओज गुण का सहारा लेते हैं इस कविता को बनाने के लिए। डंडी के अनुसार क्या है, समास युक्त। अब देखिए ओज गुण में समासों की सबसे ज़्यादा समास युक्त शब्द जो होंगे, है ना, समास युक्त जो होंगे, जिसमें समास होंगे, वो किस में होंगे, ओज गुण में होंगे, ओज गुण में, है ना। और समास रहित, समास से रहित कौन सी होगी, माधुर्य। एक किस्म से एक दूसरे के विपरीत होगा, उल्टा होगा। माधुर्य में समास नहीं होंगे, ओज में समास होंगे, है ना। तो डंडी कहते हैं कि समास युक्त पदों की बहुलता से ओज गुण होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब समास युक्त पद होंगे, है ना, बहुलता यानी बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक कैसे पद होंगे, पद मतलब कोई जो शब्दों का योग होता है, वो पद जो होता है वो कैसे होंगे, समास युक्त होंगे, है ना। वामन क्या कहते हैं, अक्षर विन्यास का संश्लिष्ट। अक्षर विन्यास मतलब वही लगातार जब अक्षर आएंगे वो संश्लिष्ट हों। संश्लिष्ट का अर्थ ही होता है जो पास पास चिपक के हों, संश्लेष कर दिया हो, जो एक दूसरे से मिला दिए हों, संश्लित है। संश्लिष्ट जो होते हैं इसका अर्थ ही होता है कि एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे से बहुत चुपटे हुए, जो एक दूसरे में खो जाएं। इस तरह से जो अक्षर विन्यास होगा वो क्या होगा, ओज गुण की पहचान होगी। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग ओज गुण के लिए आवश्यक होता है। यानी जो दो अक्षर आपस में मिलके बनते हैं, संयुक्त अक्षर, जैसे संयुक्त में का और ता ये दोनों मिले हुए हैं, ऐसे ही जैसे संश्लिष्ट में ये सा और टा मिले हुए हैं और ये सा और ला मिले हुए हैं, ना और या मिले हुए हैं, इस तरह से ये इसी प्रकार को इसी तरह के अक्षरों को क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं, जो मिल जाएं। जैसे टट डबलटा, है ना, इस तरह से जब मिलाते शब्दों को लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, ऐसे अक्षर संयुक्ताक्षर होते हैं, है ना। तो देवेंद्र शर्मा के अनुसार क्या होता है, ओज गुण में व्यंजक जो माधुर्य गुण के बिल्कुल विपरीत होते हैं। हमने ये बात अभी देखी कैसे, कि जो माधुर्य गुण है, माधुर्य में ओज गुण होगा, समास होंगे माधुर्य गुण में, लेकिन माधुर्य में ओज में क्या होगा, समास होंगे, और माधुर्य में क्या होगा, समास नहीं होंगे, है ना। उसी प्रकार से क्या होगा, ओज गुण में संयुक्त अक्षर होंगे, माधुर्य में संयुक्त अक्षर नहीं होंगे। इस बात को, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हैं, ये बात देवेंद्रनाथ कहते हैं। टा वर्ग सबसे ज़्यादा ओज में टा वर्ग आता है, ट ठ ड ढ ण न। ये जो वर्ग होता है, ये जो अक्षर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अक्षर आते हैं किसमें, ओज गुण में। लेकिन माधुर्य गुण में, इसको मैंने यहाँ भी लिख दिया, ध्यान रहे आपको, कि माधुर्य गुण में जो है टा वर्ग के व्यंजनों का निषेध होता है। निषेध मतलब होता है बिल्कुल जो वर्जित हैं, है ना, जिसकी एंट्री नहीं है भाई। तो ये एंट्री नहीं होगी एक किस्म से माधुर्य में टा वर्ग की, लेकिन ओज गुण में ये सबसे ज़्यादा होगा, है। संयुक्ताक्षरों का आधिक्य होगा। आधिक्य मतलब होता है अधिक से अधिक होंगे, आधिक्य मतलब होता है अधिक से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। रेफ का अधिक प्रयोग होगा। ये रेफ, ये समझिए ये रेफ क्या है ना। जब रेफ का मतलब होता है, रेफ का मतलब होता है कि जैसे हमने लिखा कर्क रेखा, कर्क रेखा एक है। कर्क रेखा में ये जो रा हमने ऊपर उड़ाया है, इसे रेफ कहा जाता है। ऐसे हमने लिखा क्रम में जो रा हमने यहाँ नीचे उड़ाया, इसी को क्या कहता है, रेफ कहा जाता है। ये जो है ना, ये रेफ है, नीचे का रा उड़ना और ऊपर रा उड़ना, जो इस तरह से रा उड़ते हैं, ये रेफ कहे जाते हैं। तो ओज गुण में क्या होता है, इस रा उड़ने वाले रा की जो ऊपर लगाया है और नीचे लगाया हमने, ये जो रा है, इस तरह के शब्दों का जो है अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है ना। रेफ का प्रयोग दो प्रकार से होता है, किसी वर्ण के ऊपर जैसे कर्क, अर्क, कर्क, कर, या वर्ण के नीचे जैसे वक्र, शुभ्र, तीव्र, है ना। ये इस तरह से जो लिखा जाता है ना, ये रेफ शब्द होते हैं ना। समास का बाहुल्य, ये वाली बात हमने करी ली।
उदाहरण समझते हैं, देखिए हम ओज गुण का। हिमाद्रितृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए हिमाद्रितुद्र, इसको अगर अगर कोई जोश में पढ़ेगा कोई कवि या कोई इसका पाठ करेगा तो कैसे करेगा? हिमाद्रितृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे हमारे अंदर एक जोश आ रहा है ना। हमको कोई सामान्य सा शांत भाव नहीं आ रहा है। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से, ऐसे आराम से नहीं पढ़ा जा सकता। जब इसको पढ़ा जाएगा तो जोश से पढ़ा जाएगा, एक जोश होगा पढ़ने में। हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस तरह से जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, वो कविता क्या होती है? ओज गुण से युक्त होती है, जिसमें जोश हो, वीरता की बात हो। है चंद्रगुप्त में ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम तीसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण कौन सा होता है? प्रसाद गुण का अर्थ है प्रसन्नता। यानी अब देखिए, प्रसाद जो है एक किस्म से माधुर्य और ओज गुण है, इसके बीच का गुण है ना। माधुर्य मतलब ये तो बहुत मधुर होता है ना। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा मधुर होता है ना, मीठा होता है, बहुत शांत, बहुत अच्छा लगता है। और ओज में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जोश होता है ना। लेकिन इनके बीच में भी एक ऐसी स्थिति होती है जो ना बहुत ज़्यादा मीठा होता, बहुत शांत होता, ना बहुत ज़्यादा जोश होता, वो सामान्य से होता है, बहुत मतलब बीच की स्थिति होती है। उसी को कहते हैं प्रसाद गुण। ये बीच की स्थिति का होगा, इन दोनों के बीच का। ना उसमें बहुत ज़्यादा जोश होगा, ना शांति होगी, बहुत बीच का सा होगा। और इस तरह का जब कोई गुण आएगा कविता में, तो वो गुण कैसा होगा? प्रसाद गुण होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होगी प्रसाद गुण की, कि इसको पढ़ते ही बहुत आसानी से समझ लिया जाएगा। सबसे आसानी से समझ में आने वाली कविता, जिसे बच्चे भी समझ लें कि ये कविता तो बहुत आसान है और इसमें कोई जोश भी नहीं है और ना कोई इसमें बहुत मीठापन है, मतलब बीच की सी कविता है और इसे बहुत आसानी से हर कोई समझ लेता है। उस तरह का जिस कविता में गुण होगा वो प्रसाद गुण होगा। खिल जाना, प्रसन्नता, खुशी हो जानी, खिल जाना या विकसित होना, बहुत आगे अच्छे से विकसित होना, आगे बढ़ जाना, बहुत अच्छे से समझ लेना, है ना। भरत मुनि के अनुसार क्या है? जिसमें स्वच्छता हो, यानी बहुत साफ हो, सरलता हो, मतलब बहुत ही ईजी हो, और सर्वग्राह्यता, सहज ग्राह्यता, मतलब सहज ग्राह्यता का मतलब होगा जिसे आसानी से ग्रहण किया जाए, यानी जिसे आसानी से रिसीव कर लिया जाए। ग्रहण माना रिसीव करना होता है। हम बहुत आसानी से रिसीव कर लेते हैं किसी चीज़ को, हमें समझ आ जाए, आसानी से समझ लिया जाए। इस तरह की जो चीज़ होगी वो क्या होगा? कविता में इस तरह का जो गुण होगा वो प्रसाद गुण होगा, है ना, जिसे सुनते ही अर्थबोध हो जाए, मतलब सुनते ही आसानी से समझ लिया जाए, है ना। तो डंडी के अनुसार इसमें बहुत ही सामान्य से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध अर्थों में जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वामन इसे शैथिल्य कहते हैं, मतलब बहुत शैथिल्य मतलब होता है बहुत शिथिल, बहुत धीरे से, बहुत आसानी से जिसे समझा जा सके, हैं। ये ओज गुण का विरोधी कहा है। मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं कि ऐसा गुण, जैसे कहते हैं ना सूखे ईंधन में, कोई सूखी लकड़ियां हैं, एकदम सूखा ईंधन है, कोई सूखी लकड़ियां हैं, सूखे पत्ते हैं, उनमें हम अगर आग लगाएं तो कितनी जल्दी कोई चीज़ जल जाती है सूखी। वैसे ही कोई सूखा वस्त्र हो, कोई सूखे कपड़ों पे हम थोड़ा सा भी पानी डालें तो कितनी जल्दी पानी चला जाता है कपड़ों में। ऐसे ही क्या होता है, ओज गुण बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे रस में बहुत आराम से चला जाता है। ये कहते हैं इसी बात में कि जो शुष्क, मतलब जैसे सूखे ईंधन में और स्वच्छ जल में जो व्याप्त हो जाए आराम से, उसी प्रकार कविता में क्या होता है? प्रसाद जो गुण है, स्थित जो होता है, विहित स्थित, मतलब जो प्रसाद गुण स्थित होता है वो आसानी से व्याप्त हो जाता है पाठकों में, कविता में व्याप्त हो जाता है जब पढ़ने के बाद। जैसे कैसे कि सूखे ईंधन में अग्नि और स्वच्छ जल के वस्त्रों में आ जाता है, उसी प्रकार से ये ऊपर इसकी परिभाषा की व्याख्या है, इस तरह से हो जाता है। तो प्रसाद गुण की विशेषता को कैसे हम समझें? इसमें सहज सरल शब्दावली होती है। उदाहरण देखें इसमें, देखो, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। कुछ भी बन मतलब तो कुछ भी बन, बस कायर मत बन। देखो कितनी आसानी से कविता समझ में आ रही है। वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि तुझे जो बनना है बन जा, लेकिन कायर मत बन। कायर मतलब होता है डरपोक,
है ना, बहुत ज़्यादा भीरू होना, है, कायर होना, डरपोक होना। ये जो डरपोक है, ये जो कायर है, जो हर चीज़ से डरता है, ये मत बन तू। और ठोकर मार किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ तेरी तेरी ज़िंदगी में, तेरे रास्ते में कुछ भी आ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको तू ठोकर मार। किसी भी चीज़ को देख के माथा मत पटक, अपना सर मत पटक ज़मीन पर, पटक मत माथा। तेरी राह रोकते पाहन, पाहन मतलब होता पहाड़, पत्थर। ये जो पत्थर होते हैं वो तेरी राह रोकते हैं, है ना। इन राहों को ठोकर मार दे, इन पत्थरों को ठोकर मार दे, और ठोकर मार के इन पत्थरों को दूर हटा दे। कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो देख कितनी आसानी से कविता हमें समझ में आ गई। इसका अर्थ ये था कि ये प्रसाद गुण है कविता में। जैसे एक मध्यकाल की एक कविता है, नरोत्तम दास का काव्य है। इसको देखिए, इसको मैं समझाता हूँ कि शीस पगा न जगा तन पे प्रभु। शीस मतलब होता है सिर, पगा मतलब कोई पगड़ी, मतलब शीश पे, सर पे कोई पगड़ी नहीं है, ना झगा तन पे मतलब तन पे कोई कपड़ा भी नहीं है ना, तन में कोई कपड़ा भी नहीं है। हे प्रभु, कि ईश्वर, हे प्रभु, कि उसके ना तो सर पे कोई कपड़ा है, ना तो तन पे कोई कपड़ा है, मतलब ना तो सिर पे कोई पगड़ी है और ना ही तन पे क्या है, कोई कपड़ा है। जाने को आही मतलब जाने कहाँ से आया है, बसे कहीं ग्रामा, किसी ग्रामवासी लगता है, कोई गांव का बसने वाला लगता है, शहर का नहीं है। उसके कपड़े लत्तों से देख के लगता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि वो किसी गांव से आया है। जाने कहीं आया, जाने को आही, पता नहीं कहाँ से आया है, बसे के ही ग्रामा, और वो कैसा है, कोई गांव का बसने वाला लगता है, ग्रामवासी लगता है, गांव का रहने वाला लगता है। धोती फटी सी लपटी दुपट्टी, उसकी धोती यानी जो नीचे कपड़ा बांधते हैं, धोती पैरों में, हमारे जो शरीर से नीचे का जो हिस्सा ढकते हैं उसको धोती कहते हैं, कि फटी सी उसके धोती है, और लपटी दुपट्टी, कोई छोटा सा कपड़ा दुपट्टा उसने अपने ऊपर शरीर पर लपेट रखा है। और उपानहम नहीं समाया, मतलब और उसके पैरों में, पाँव में क्या है, उपान, कोई भी पैरों में कोई कुछ भी नहीं है, मतलब जो पैरों में पहनने की चीज़ है, जो चप्पल या जूते हैं वो कुछ भी नहीं है उसके पैरों में, अर्थात वो नंगे पैर है। द्वार खरो दुज, द्वार पे मतलब, द्वार मतलब होता है दरवाज़ा, दरवाजे पर खरो मतलब दरवाजे पर खड़ा है। द्विज, द्विज मतलब कोई ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है जिसने 2 बार जन्म लिया हो, है ना। और ब्राह्मण को 2 बार जन्म लेने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले तो वो माँ के पेट से जन्म लेता है, और जब वो शास्त्रों का ज्ञान कर लेता है, चारों वेदों को पढ़ लेता है, तो इस प्रकार से उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको ध्वज कहा गया। ध्वज उनको भी कहा जाता है जो पहले अंडे में आते हैं, यानी कोई पक्षी जो अंडे में जिसका जन्म हुआ हो और अंडे के फूटने के बाद में फिर उसका दोबारा जन्म होता है, ऐसे पक्षियों को भी ध्वज कहा जाता है ना। तो ये जो ध्वज है, ध्वज जो शब्द है कि द्वार खरो ध्वज दुर्लभ एक, कि कोई ब्राह्मण है जो द्वार पे खड़ा है और दुर्लभ मतलब बड़े कमज़ोर है। रहो चकित सो वसुधा अभिरामा, और चकित होकर क्या कर रहा है, वो इस वैभव को देख रहा है। ये जो तुम्हारी सुंदर महल है, ये जो तुम्हारा सुंदर महल है, उसके खड़े होकर बड़े चकित होके, मतलब बड़े आश्चर्य से आंखें फाड़ के देख रहा है, आश्चर्य से इस वैभव को, इस सौंदर्य को। ये जो तुम्हारा सौंदर्य है, इस सौंदर्य को बड़े चकित होके देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, किसका धाम पूछ रहा है, धाम मतलब घर, किसका धाम, घर पूछ रहा है दीन दयाल। हे प्रभु, कि आपका दीन दयाल, कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए ये दीन दयाल शब्द आया है, कि दीन दयाल को धाम पूछ रहा है, कि कृष्ण आपका घर पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। देखिए कितनी आसानी से ये कविता समझ में आ गई। सीख पगा न जगह तन पे प्रभु जानो को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लपटी दुपटी, और उपान नहीं समाया। द्वार खरो दुज दुर्लभ एक, रहो चकित्सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम अपनो सुदामा। यानी कितनी आसानी से ये कविता हमारी समझ में आ गई। इसी तरह का जब इसी तरीके का जब कोई गुण होता है तो वो कविता में प्रसाद गुण कहा जाता है, जिसे बहुत आसानी से समझा जा सके, वो प्रसाद गुण है। काव्य दोष, है ना, विभिन्न आचार्यों ने काव्य दोष की विभिन्न बहुत सी परिभाषा दी हैं। अब देखो, दोष क्या है, काव्य का बिल्कुल उल्टा है। जो गुण है, काव्य में अच्छी चीज़ क्या है, गुण, और काव्य को खराब चीज़ क्या है, दोष, बस इसका उल्टा है। विपर्य मतलब उसका उल्टा है। तो इस तरह से हमने आज काव्य गुण पे बात कर ली है। काव्य दोष थोड़े लंबे हैं, इस पे हम कल बात करेंगे।
क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से विस्तार में समझाने की कोशिश की है। अब इसको